गाइड ने फिर भी उसे बोट पर लाकर तुरंत बोट को किनारे लगाया, सीपीआर वगैरह देने की कोशिश की। असली प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में अम्यूजमेंट पार्क्स और गेम जोन्स के लिए कोई सेंट्रल सेफ्टी अथॉरिटी है ही नहीं। हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करता है और जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक कोई चेक भी नहीं करता। वो सीट से स्लिप हो गई और राइड से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। ये गिरने की हाइट लगभग 20 फीट थी। बाहर तक स्मोक निकल रहा था, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 27 लोग मर चुके थे, जिसमें कई छोटे बच्चे भी थे। कुछ बॉडीज इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि पहचान में भी नहीं आई। गेम जोन के पास फायर सेफ्टी का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, एक भी स्प्रिंकलर नहीं था और सिर्फ एक ही नैरो एंट्री एग्जिट गेट था। अगर बाई चांस हवा में सिचुएशन खराब हो गई तो वो इसे हैंडल कर पाएगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरा गैरा नत्थु गेरा सब इंस्ट्रक्टर्स बन जाओ, क्योंकि टूरिस्ट ही इतने आ रहे हैं। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम फ्रेम बाय फ्रेम इंडिया के अम्यूजमेंट पार्क डिजास्टर्स, लोकल शहरी मेलों में लगने वाले झूले और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सीडेंट्स का पोस्टमार्टम करेंगे। एकदम ध्यान से समझेंगे कि क्या गलत हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इस सब का सॉल्यूशन आखिर है क्या। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात 1 साल पहले गुजरात स्टेट की है। ये है गुजरात में राजकोट का टीआरपी गेम जोन, एक जगह जहां बच्चे पेरेंट्स और दोस्तों के साथ मजे करने आते थे। 25 मई 2024 को भी ऐसा ही एक संडे था। फुल क्राउड, फुल मस्ती। इस गेम जोन के अंदर हर जगह गेम्स ही गेम्स थे। बोलिंग, ट्रैम्पोलिन पार्क, लेजर टैग, मिरर मेज, गो कार्टिंग और भी कई सारे एडवेंचर जोन्स। सब कुछ एक टिन शेड बिल्डिंग के अंदर था, जो ऊपर से मॉडर्न दिख रही थी, लेकिन ये बिल्डिंग इलीगली कंस्ट्रक्टेड थी। सेफ्टी का कुछ अता पता था ही नहीं, लेकिन पैसों के लालच में गेम्स खिलवाना शुरू कर दिया था। एक कॉर्नर में एक वर्कर वेल्डिंग मशीन से कुछ काम कर रहा था, तभी एक चिंगारी पास ही पड़ी हुई फोम शीट पे गिर गई और आग लग गई। फोम, थर्मोकोल और प्लास्टिक से भरा हुआ था ये गेम जोन, इसलिए आग ने तुरंत फैलना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में आग ने ट्रैम्पोलिन जोन, स्पाइडर टावर और गो कार्ट एरिया को लपेट लिया। अंदर का काफी सामान फायर कैचिंग मटेरियल था, जैसे टायर्स, प्लास्टिक, फोम एक्सेट्रा, और काफी कुछ जलने लगा। अंदर पैनिक मच गया, लोग भागने लगे, लेकिन सिर्फ एक ही गेट था और ब्लैक थिक स्मोक की वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इमरजेंसी लाइट्स थी ही नहीं, फायर अलार्म भी नहीं था, सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही थी। जब तक फायर ब्रिगेड को कॉल गया तब तक 20-25 मिनट निकल चुके थे और जब वो फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन्हें गेट ही तोड़ना पड़ा। बाहर तक स्मोक निकल रहा था, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 27 लोग मर चुके थे, जिसमें कई छोटे बच्चे भी थे। कुछ बॉडीज इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि पहचान में भी नहीं आई। गेम जोन के पास फायर सेफ्टी का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, एक भी स्प्रिंकलर नहीं था और सिर्फ एक ही नैरो एंट्री एग्जिट गेट था। असली प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में अम्यूजमेंट पार्क्स और गेम जोन्स के लिए कोई सेंट्रल सेफ्टी अथॉरिटी है ही नहीं। हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करता है और जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक कोई चेक भी नहीं करता। इस केस में भी तो यही हुआ ना, बिल्डिंग में मेंटेनेंस चल ही रहा था, सेफ थी ही नहीं बिल्डिंग, लेकिन पैसे कमाने के लिए पहले ही ये अम्यूजमेंट पार्क ओपन कर दिया। सिर्फ लैक ऑफ प्रॉपर चेकिंग की वजह से एक चिंगारी ने 27 जिंदगियां ले ली। सिर्फ एक इसी कांड की बात नहीं है। 6 साल पहले 2019 में गुजरात में ही अहमदाबाद में एक केस हुआ था। यह है कांकरिया का अम्यूजमेंट पार्क, जहां 14 जुलाई 2019 को डिस्कवरी नाम की पेंडुलम राइड चल रही थी। बच्चे, दोस्त, कपल्स वगैरह सब फुल ऑन मजे कर रहे थे। ये राइड 32 सीट्स वाली थी। उस दिन 31 लोग बैठे हुए थे। स्विंग 20 फुट ऊपर जाता था, तभी अचानक शाफ्ट का पाइप जिसपे सीट्स लगी हुई थी वो टूट गया। एक आदमी हवा में उड़ गया। मेन राइड पहले तो सपोर्टिंग पोल से टकराई और फिर राइड एकदम जोर से झटके से जमीन पे आके गिर गई। सीट्स खुली और राइडर्स नीचे गिर गए। 2 लोग तुरंत मर गए, शायद 20-30 साल के, और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज और पुलिस ने तुरंत जख्मी लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। टोटल 29 लोग इंजर्ड हुए और कुछ क्रिटिकल कंडीशन में भी थे। जो लोग लाइन में खड़े थे और नेक्स्ट अपने टर्न का उस राइड पर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी भगवान का भर भर के ही धन्यवाद किया होगा। खैर, पाइप क्यों टूटा? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फायर ऑफिसर MF दस्तूर ने बताया कि वेल्डिंग फेल हो गई थी। पुलिस और म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा ने क्रिमिनल केस भी फाइल किया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस बनाया। उनमें राइड की कंपनी के MD, मैनेजर और ऑपरेटर्स भी शामिल थे। ये इंसिडेंस दिखाता है कि राइड के पार्ट्स की प्रॉपर मेंटेनेंस ना करना और टाइम टू टाइम सेफ्टी चेक्स ना करना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर ये लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक्स करते तो स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम थी वो पहले ही पकड़ में आ जाती, पर नहीं। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बेचारे 2 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। एक फॉल्टी पाइप ने 2 जिंदगियां और 29 इंजरीज कॉज की। पिछले दोनों ही केसों में आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर होता तो अकाउंटेबिलिटी भी होती और ये इंसिडेंट किसकी वजह से हुआ
इस पे ब्लेम गेम भी नहीं चलता। पुलिस, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह सब एक ही प्लेटफॉर्म पर या बेटर कोऑर्डिनेशन में फायर एनओसी एक्सेट्रा प्रोवाइड करने लगे तो इन चीजों पर चेक रखना आसान हो जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ओडू। लेकिन बिजनेसेस में दिक्कत यह है कि रियल वर्ल्ड बिजनेसेस में भी सब कुछ डिवाइडेड होता है। एचआर के लिए कोई दूसरा ऐप, अकाउंटिंग के लिए कोई तीसरा ऐप, सेल्स के लिए कोई चौथा ऐप और एंड में सब कुछ मैस हो जाता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ओडू। बिजनेस कैसे मैनेज करना है, ओडू सिर्फ यही लिमिटेड नहीं है। असली बिजनेस बनाना कैसे है ये आप भी सीख सकते हो इंडिया के सबसे बड़े टेक एंड बिजनेस इवेंट में, क्योंकि 13 और 14 अगस्त को ओडू ऑर्गेनाइज कर रहा है ओडू कम्युनिटी डेज 2025 महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। अगर आप अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर किसी जॉब में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड से हो। अगर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना चाहते हो, वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, रियल बिजनेस ओनर्स और इन्फ्लुएंसर्स से, तो आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं खुद भी इस ओडू कम्युनिटी डेज में आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी 200+ टॉक्स, लाइव डेमोज और इन्फ्लुएंसर गेस्ट सेशंस। इतना ही नहीं, एक्सपेक्टेड है कि इस इवेंट को 20,000 से भी ज्यादा लोग अटेंड करेंगे, जो कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्किंग के लिए। कभी सोचा था कि इतने बड़े इवेंट में एंट्री फ्री होगी, जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो ओडू का लेटेस्ट वर्जन ओडू 19 और ओडू स्मार्ट क्लासेस भी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी रजिस्टर करो और शेयर करो उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस की असली दुनिया को पहचानना चाहते हैं। एनीवेज, अब 2019 का ये पेंडुलम राइड एक्सीडेंट और 2024 का अम्यूजमेंट पार्क फायर एक्सीडेंट प्लस पिछले कुछ सालों में हुए फन एक्टिविटीज में छोटे मोटे हादसों की वजह से गुजरात सरकार की आंखें अब खुल चुकी थी और फाइनली 13 अगस्त 2024 को गुजरात सरकार ने अम्यूजमेंट पार्क्स और गेम जोन्स के लिए नए नियम बना दिए। काफी सही नियम थे, जैसे कि पूरे गुजरात स्टेट में मौजूद सभी पार्क्स, गेमिंग जोन्स और यहाँ तक कि टेम्परेरी राइड्स, जैसे कि जो सीजनल मेलों में लगती हैं, भले ही उनमें छोटी राइड्स हो तो भी इन सबको लाइसेंस लेना मैंडेटरी होगा और लाइसेंस अप्रूवल अब सीधे पुलिस कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा। ये लाइसेंस वाला नियम मैनुअली हैंड ऑपरेटेड राइड्स को छोड़ के सभी राइड्स पर अप्लाई किया गया है, जैसे कि पेंडुलम झूले, रोलर कोस्टर्स और स्पिनिंग राइड्स एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि लाइसेंस पाने के लिए फायर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फायर डिपार्टमेंट का एनओसी लेना पड़ेगा। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है या नहीं, इस चीज के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक करवाना पड़ेगा और बाकी सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स यानी कि एनओसीज भी लेने पड़ेंगे, जैसे कि हेल्थ एंड सैनिटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एनओसीज, सेफ्टी वाइज, तब जाके ही लाइसेंस मिल पाएगा। एक काफी अच्छा रूल ये भी बनाया गया कि राइड इंस्टॉल करने से पहले एक चार्टर्ड इंजीनियर उस राइड की डिजाइन और सेफ्टी को सर्टिफाई करेगा और जरूरी बात यह भी तय की कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट इंजीनियर, कम से कम डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी उस सर्टिफिकेट को रिव्यू करेगा। उसके अलावा क्वार्टरली इंस्पेक्शन भी मैंडेटरी किया गया। इंस्पेक्शन स्टेट इंजीनियर करेगा, जिसकी रिपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी तक जाएगी। एडिशनली हर अम्यूजमेंट एरिया में सीसीटीवी लगाना जरूरी है, चाहे बुकिंग काउंटर्स हो, राइड्स हो, एग्जिट्स हो, पार्किंग एक्सेट्रा, सब कवर करना जरूरी है। फुटेज को 30 दिनों तक स्टोर रखना जरूरी है और अगर कोई इंसिडेंट बाय चांस हो भी जाए तो उसको लिखित में रिपोर्ट करवाना होगा और जिस राइड पे एक्सीडेंट हुआ है उस राइड को तब तक बंद रखना होगा जब तक अथॉरिटी अलाउ ना करे। इंश्योरेंस लायबिलिटी भी मैंडेटरी कर दी गई। फॉर एग्जांपल, ऑपरेटर को हर विजिटर के लिए एटलीस्ट 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर रखना ही होगा डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में और 7.5 लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में प्लस 2 लाख रुपए हॉस्पिटल का खर्चा। ये बात भी साफ कर दी गई कि एक बार लाइसेंस मिलने के बाद राइड और उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है अनलेस लाइसेंस अथॉरिटी से क्लियर अप्रूवल मिले और अगर लाइसेंस रिजेक्ट या कैंसिल हो जाए तो अपील के लिए होम डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के पास जा सकते हो। अब ये सुन के आपको ऐसा भी फील आ रहा है ना कि यार खतरनाक ही स्टेप्स लिए हैं गुजरात सरकार ने अम्यूजमेंट पार्क्स और गेम जोन्स की सेफ्टी के लिए, और सही है, फील आना भी चाहिए क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना देना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को ध्यान से समझो। गुजरात में ये मेजर हादसे हुए अम्यूजमेंट पार्क्स और राइड्स वगैरह को लेके, तो चलो सरकार ने नियम बना दिए, लेकिन बाकी स्टेट्स का क्या? दिक्कत ये भी तो है सबसे बड़ी कि ये सारे के सारे नियम जो गुजरात सरकार ने अपने खुद के स्टेट के लिए बनाए हैं, ये सारे नियम एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा पूरे देश के लिए बनने चाहिए थे। सोच के देखो, सिर्फ गुजरात में ही झूले, मेले, अम्यूजमेंट पार्क्स, गेम जोन्स, राइड वगैरह हैं क्या? नहीं ना, ये सब तो पूरे देश में है। तो पूरे देश में ऐसे नियम क्यों नहीं लागू होने चाहिए? गुजरात के अलावा अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोगों की जिंदगी की वैल्यू नहीं है क्या? अब क्या बाकी स्टेट्स भी गुजरात की तरह इंतजार करें कि भाई हमारे यहाँ भी कोई बड़ा हादसा होगा तब हम सोचेंगे कोई अच्छा सा नियम बनाएंगे? और एक्सीडेंट्स होते भी तो हैं। अदर स्टेट्स में भी कंटिन्यूअसली एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही हैं। जैसे अभी 6 महीने पहले की ही तो बात है, गोवा के नॉर्थ एरिया में एक केरी विलेज है, इधर ही एक हाइटेड पॉइंट पे शाम 5 बजे 18 जनवरी 2025 को फुल ऑन पैराग्लाइडिंग का माहौल बना हुआ था। पुणे से आई हुई एक टूरिस्ट शिवानी डबले, जो कि 27 साल की थी, वो पैराग्लाइडिंग करने के लिए तैयार है और उनके पीछे है सुमल नेपाली, एक 26 साल का नेपाली पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर। ये पैराग्लाइडिंग सेशन एक एडवेंचर कंपनी ऑपरेट कर रही थी, जो कि पुलिस की
रिपोर्ट के हिसाब से एक इलीगल एडवेंचर कंपनी थी। इंस्ट्रक्टर और शिवानी दोनों पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ तो कर लेते हैं, लेकिन टेक ऑफ के बाद ही इंस्ट्रक्टर और शिवानी एक रवीन की तरफ गिर गए। क्लिफ से हार्डली कुछ डिस्टेंस ही निकल पाए थे ये लोग कि अचानक पैराग्लाइडिंग फेल हो गई और नीचे गिर के ऐसा भयावह क्रैश हुआ कि भले ही दोनों को क्रैश के बाद हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ऑन द स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी। फॉलोइंग दिस सैड एक्सीडेंट, कंपनी ओनर शेखर रायजादा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के अंडर केस फाइल हुआ और एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ का चार्ज लगा। 100 बात की एक बात यह है कि पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पैराग्लाइडिंग कंपनी इलीगल थी। सेफ्टी चेक्स नहीं थे, प्रॉपर गियर्स नहीं थे, ट्रेंड स्टाफ नहीं था और ऑपरेशनल लाइसेंसेस भी नहीं थे। अगर इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया होता, एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर कोई भी फर्जी आदमी आके अपनी कंपनी नहीं चला रहा होता, तो शिवानी आज जिंदा होती। एक और अम्यूजमेंट पार्क का दर्दनाक हादसा भी कुछ महीने पहले ही दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के कापसहेड़ा एरिया में एक अम्यूजमेंट पार्क है जिसका नाम है फन एंड फूड वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क। 3 अप्रैल 2025 को 24 साल की प्रियंका रावत अपने फियांसे निखिल के साथ वहां घूमने गई थी। प्रियंका एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी और वो चाणक्यपुरी एरिया में रहती थी। दोनों एंगेज्ड थे और उनकी शादी कुछ महीनों बाद ही होने वाली थी। शाम के लगभग 6:15 बजे प्रियंका एक राइड में बैठी जिसका नाम था टॉप स्पिन। ये राइड ऐसी होती है जिसमें लोग एक फ्रेम में स्ट्रैप्ड होते हैं और वो फ्रेम हवा में घूमता है, ऊपर नीचे घूमता हुआ रोटेट करता है। इस राइड में लोगों को सिक्योर करने के लिए एक शोल्डर हार्नेस और सीट बेल्ट सिस्टम होता है, पर जब राइड शुरू हुई कुछ ही सेकंड्स बाद प्रियंका की सीट बेल्ट फेल हो गई, वो सीट से स्लिप हो गई और राइड से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। ये गिरने की हाइट लगभग 20 फीट थी। राइड के ऑपरेटर और स्टाफ ने तुरंत राइड बंद की और एम्बुलेंस बुलाई। प्रियंका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। फिर पुलिस ने जाके पार्क की टेक्निकल इंस्पेक्शन की और पता चला कि राइड का सीट बेल्ट सही से लॉक नहीं हुआ था। राइड ऑपरेटर ने सिर्फ आंखों से देखकर बेल्ट को चेक किया था, लेकिन प्रॉपरली मैनुअली पुल करके टेस्ट नहीं किया था। इसलिए जब राइड रोटेट हुई, प्रियंका की बेल्ट लूज हो गई और उसका पूरा बॉडी सपोर्ट खत्म हो गया। दिल्ली पुलिस ने राइड ऑपरेटर, सुपरवाइजर और पार्क के ऑपरेशंस मैनेजर के खिलाफ FIR रजिस्टर की। सेक्शंस लगाए IPC सेक्शन 289 मशीनरी यूज में लापरवाही और सेक्शन 106 नेग्लिजेंस की वजह से मौत। प्रियंका के फियांसे निखिल ने बताया कि उन्होंने स्टाफ को पहले ही बोला था कि सीट बेल्ट लूज लग रही है, लेकिन ऑपरेटर ने कैजुअली कह दिया, अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सोच के देखो ये कितनी बड़ी गलती थी। एक आदमी जो अपनी लाइफ एंजॉय करने और मेमोरीज क्रिएट करने के लिए अपनी फियांसे के साथ आया था, वो यहाँ से क्या लेकर गया होगा। ये पूरा इंसिडेंट हमें यही सिखाता है कि राइड ऑपरेटर्स प्रॉपर्ली ट्रेंड होने चाहिए। बेल्ट या हार्नेसेस सिर्फ आंखों से देखकर नहीं, हाथ से प्रॉपर्ली चेक करने चाहिए। हर राइड का रेगुलर मेंटेनेंस और मैकेनिकल चेकअप होना चाहिए, वरना एक छोटी सी गलती किसी की जान तक ले सकती है। कभी कभी ये एक्सीडेंटल डेथ्स ऑपरेटर्स के लालच और पैसे बचाने वाले माइंडसेट की वजह से होती हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ऋषिकेश और बाकी जगहों पर होने वाली व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग। सही मायनों में देखा जाए तो बरसात के टाइम पर यानी कि जुलाई से मिड सितंबर के बीच रिवर राफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंगा नदी के पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और मोस्टली इस दौरान राफ्टिंग बंद भी रहती है। लेकिन बरसात कोई एग्जैक्ट डेट्स और शेड्यूल देखकर थोड़ी ना आती है हमेशा। कई बार ऐसा भी होता है जब बारिश जल्दी शुरू हो जाए या देर तक चले, और टेक्निकली देखा जाए तो इस दौरान भी राफ्टिंग बंद रहनी चाहिए। लेकिन ये बात भी एकदम सच है कि हाई रिस्क पीरियड में भी ऋषिकेश में राफ्टिंग वाले लोगों को व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग करवाते हैं। ऋषिकेश में व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग काफी थ्रिलिंग और वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स मानी जाती है। फिलहाल जो इसकी कंडीशन है वो इतनी ज्यादा खराब है कि प्राइवेट राफ्टर्स और स्मॉल ऑपरेटर्स की वजह से काफी सारे इंसिडेंट्स तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। जिस लेवल का सीवियर इंजरी और डेथ रिस्क इस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, उस लेवल का ऑन रिकॉर्ड डेटा हमको व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग के रिगार्डिंग देखने को मिलता ही नहीं है। जिन दुकान वालों के पास राफ्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स, बोट्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं और जिनके पास आप पैसे जमा करवाते हो और लायबिलिटी वेवर पर साइन करते हो, उन्हें राफ्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स बोला जाता है। और जो आपके साथ आपको राफ्टिंग करवाने ले जाते हैं वो राफ्टर्स होते हैं, उन्हें गाइड्स या इंस्ट्रक्टर्स बोल दिया जाता है। जो राफ्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो राफ्टिंग पर भेजने से पहले अपने ऑफिस में बिठाकर ये जरूर करवा लेते हैं कि भैया इस पेपर पर साइन कर दो, अगर मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चलो ये कॉन्सेंट लेना, लायबिलिटी वेवर और अंडरटेकिंग साइन करवाना एक अलग बात है, लेकिन ये तो राफ्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है ना कि जो इंस्ट्रक्टर या गाइड साथ में जा रहा है वो वाकई में प्रोफेशनल हो, बिना किसी प्रोफेशनल के कोई नौसिखिया लोगों के साथ ना भेज दिया जाए। ये भी तो राफ्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है कि राफ्टिंग सिर्फ तभी अलाउड हो जब गंगा का वाटर लेवल सेफ जोन में हो। ये तो राफ्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है ना कि इक्विपमेंट सारे के सारे ऑन पॉइंट हो। लेकिन व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग फिलहाल ऋषिकेश में इतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है कि टोटल राफ्टिंग पार्टिसिपेंट्स के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ही नहीं मिल पाते हैं। यही रीजन है कि ऐसे एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में प्रिसाइज फैटेलिटी रेट्स की एक्यूरेट कैलकुलेशन की भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यूं तो व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग के डेथ्स के ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन एक लेटेस्ट हादसा अभी इसी साल अप्रैल में हुआ था। 16 अप्रैल की बात है। 5 दोस्त राफ्टिंग करने गए हुए थे, जिसमें एक देहरादून का लड़का भी शामिल था जिसका नाम था सागर नेगी। इनकी राफ्टिंग ट्रिप स्टार्ट हुई थी शिवपुरी से और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब ये लोग गरुड़ चट्टी के पास पहुंचे, वहाँ नदी का फ्लो बहुत फास्ट था, एक तरह से रैपिड ही मान लो, और वहीं पर उनका राफ्ट यानी वो बड़ा सा इन्फ्लेटेबल बोट पलट
गया। बोट पलटते ही सभी लोग पानी में गिर गए। इंस्ट्रक्टर ने एक एक करके सबको वापस ऊपर खींचना शुरू कर दिया। रिवर का करंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ये एक डरावना मूवमेंट बन चुका था। राफ्टिंग गाइड ने एक एक करके 5 लोगों को वापस राफ्ट पर खींच लिया, लेकिन सागर के साथ प्रॉब्लम हो गई। वो पानी में बेहोश सा हो गया। अगर आप एक्टिवली वापस बोट पर आने के लिए कोऑपरेट ना करो तो आपको वापस बोट पर लेने में बहुत दिक्कत होती है, और इतने ज्यादा वाटर करंट में तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो जाता है। गाइड ने फिर भी उसे बोट पर लाकर तुरंत बोट को किनारे लगाया, सीपीआर वगैरह देने की कोशिश की, फटाफट हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने कहा कि सागर की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। इस बात को यहीं अच्छे से समझ लो कि इस वीडियो के जरिए हमारी लड़ाई इस मानसिकता से है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में होने वाली एक्सीडेंटल मौतें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि किस्मत में लिखा हुआ था। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उठा के तो देखो पुराने के पुराने सारे केसेस। मैक्सिमम केसेस में ये मौतें जो हो रही हैं ये नेग्लिजेंस की वजह से हो रही हैं। किसी राइड ऑपरेटर ने ढंग से सीट बेल्ट चेक नहीं की, कोई इलीगली अम्यूजमेंट पार्क चला रहा था, किसी के पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स ट्रेंड ही नहीं थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे भाई, बहुत बड़ी बात होती है जब कोई इंसान किसी अपने को खोता है, तो वो भी ऐसे तुच्छ रीजन की वजह से कि सामने वाले झूले वाले बंदे ने अपने झूले के नट बोल्ट ही चेक नहीं किए थे। अरे भाई, कस्टमर की जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि झूले पे बैठने से पहले तेरे झूले के नट बोल्ट चेक करेगा। ये झूले वाले की जिम्मेदारी है। और बहुत बड़ी बेवकूफी है झूले पे बैठने से पहले अपने मन में ये मान लेना कि अरे अभी अभी इतने लोग तो बैठ के गए हैं, सेफ ही होगा, झूले वाले ने सब कुछ चेक कर ही रखा होगा। अगर इन राइड ऑपरेटर्स में इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो फिर क्या ही बात थी। और जब सामने वाले से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखनी होती है ना, तब लॉज बनाने होते हैं, कड़े से कड़े नियम होने चाहिए, वरना लाइसेंस रद्द करने में देरी नहीं करनी चाहिए। और चलो मान लो किसी मेले में झूले पे झूलने से या अम्यूजमेंट पार्क की किसी राइड से मौत ना भी हो, सिर्फ इंजरी हो, तो भाई मैं दूसरे बंदे की लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से खुद पे इंजरी क्यों सहूं? अगर मुझे कोई मिनिमल या सीवियर इंजरी हो जाए तो कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो इस चीज की जिम्मेदारी ले। व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग में जान गंवा देने वाले सागर नेगी के इन्वेस्टिगेशन को 3 महीने हो चुके हैं। सब कुछ पैसिव तरीके से चल रहा है, ना इन्वेस्टिगेशन का कोई कंक्लूजन, ना कोई जिम्मेदारी लेने वाला, कुछ भी नहीं है। लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स और एक्सीडेंटल डेथ को कंफ्यूज कर दिया है। बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं अरे एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो मौत तो हो ही सकती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया है लोगों ने। इस स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करने की जरूरत है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो मौत हो सकती है, लेकिन उस एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन क्या था वो भी तो पता होना चाहिए ना। मैं मानता हूं कि कई बार लोगों की अपनी गलती भी होती है। फॉर एग्जांपल इस कोलंबस झूले में आप देख पा रहे हो कि कैसे छपरी बना करते हुए ये लड़के खड़े होकर मटर गश्ती कर रहे हैं, और ये सब करके ये सिर्फ खुद को रिस्क में नहीं डाल रहे, बल्कि पीछे की तरफ जो लोग प्रॉपरली बैठ के राइड का मजा ले रहे हैं उन्हें भी रिस्क में डाल रहे हैं। उसके अलावा कई केसेस हार्ट अटैक वगैरह के भी देखने को मिलते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है या फिर एक्रोफोबिया यानी कि हाइट से डर लगता है। तो ऐसे केसेस में आप किसी को अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जबरदस्ती एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, राइड ऑपरेटर की नहीं। सिमिलरली कई केसेस ऐसे भी हैं जहां लोग कंपैरेटिवली अनफिट होते हैं किसी एक स्पोर्ट के लिए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे पैराग्लाइडिंग करते वक्त मान लो आप प्रॉपर रनिंग करके टेक ऑफ ही ना कर पाओ और डर या अनफिट होने की वजह से टेक ऑफ से पहले ही जमीन पर गिर पड़ो, तो ये इंस्ट्रक्टर की गलती थोड़ी ना है, ये तो आपकी गलती है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो मौत तो हो ही सकती है, इस स्टेटमेंट का एक दूसरा और बड़ा स्पेसिफिक एंगल ये भी तो हुआ ना कि लोग बिना लाइसेंस, बिना ट्रेनिंग, बिना प्रॉपर इक्विपमेंट्स के सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से कस्टमर्स की जान पर खेलकर एडवेंचर एक्टिविटीज करवा रहे हैं। उसको कौन मॉनिटर करेगा? ऊपर से एडवेंचर स्पोर्ट्स का मार्केट इंडिया में बढ़ता हुआ मार्केट है, घटता हुआ मार्केट नहीं है। कोरोना के बाद सच में लोगों को जान की ज्यादा वैल्यू पता चली है, और योलो यानी कि यू ओनली लिव वंस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए लोग ट्रैवलिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। तो सोच के देखो कि एक ऐसा मार्केट जो अभी इंडिया में और ज्यादा ग्रो करेगा, उसे कंप्लीटली मॉनिटर करने के लिए उसे स्टेट लिस्ट से हटाकर यूनियन लिस्ट में डालना चाहिए कि नहीं, उसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए कि नहीं। कई सारी कंट्रीज में एक सेंट्रल अथॉरिटी या नेशनल लेवल बॉडी होती है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स और अम्यूजमेंट पार्क सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाती, इंप्लीमेंट करती और मॉनिटर करती है। जैसे अमेरिका में ASTM इंटरनेशनल यानी कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स अम्यूजमेंट राइड्स के लिए स्पेसिफिक सेफ्टी कोड्स बनाता है। ACCT यानी कि एसोसिएशन फॉर चैलेंज कोर्स टेक्नोलॉजी जिपलाइन, रोप कोर्स जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए डिटेल्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स तय करता है। न्यूजीलैंड में वर्क सेफ NZ हर ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन, रेगुलर इंस्पेक्शन और ट्रेंड स्टाफ रखने के लिए जिम्मेदारी देता है। यूके में HSE यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव एडवेंचर एक्टिविटीज और अम्यूजमेंट पार्क्स को रेगुलेट करता है। ऑपरेटर को एडवेंचर एक्टिविटीज लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सिर्फ ATOAI है यानी कि एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसके गाइडलाइंस सिर्फ रिकमेंडेटरी नेचर के हैं, मैंडेटरी नहीं है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है
है। हर स्टेट का अपना अपना नियम है, कोई फॉलो करता है, कोई फॉलो नहीं करता। बाहर कई सारे देशों में इक्विपमेंट्स जैसे हार्नेस, हेलमेट, रोप वगैरह की रेगुलर लैब टेस्टिंग होती रहती है। एक्सपायरी ट्रैकिंग और सर्टिफाइड सेफ्टी ऑडिट होता है। इंस्पेक्शन हर 6 महीने या 1 साल में मैंडेटरी होता है बाय एन इंडिपेंडेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। लेकिन अपने देश में कई जगह तो लोकल जुगाड़ इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं बिना किसी सर्टिफिकेशन के। सेफ्टी ऑडिट कई जगह तो होता ही नहीं है, और जहां होता है वहां भी बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। फॉर एग्जांपल, ऋषिकेश राफ्टिंग या हिमाचल के पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स में कई बार ऐसे ऑपरेटर्स मिल जाते हैं जो बिना ट्रेनिंग या सर्टिफाइड सेफ्टी गियर के काम कर रहे होते हैं। बाहर के कई देशों में हर ऑपरेटर को लाइसेंस लेना पड़ता है और उनके स्टाफ को भी सर्टिफाइड होना पड़ता है। जिप लाइन्स, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, इन सब के लिए अलग अलग सर्टिफाइड ट्रेनिंग और एग्जाम्स होते हैं। लेकिन इंडिया में लाइसेंस का कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है। कई जगह तो बिना लाइसेंस या एक्सपीरियंस वाले लोग ही एक्टिविटीज चला रहे हैं। इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के नाम पर कुछ स्टेट्स में सिर्फ 3 दिन का क्रैश कोर्स होता है, जो कॉमन सेंस से ही समझ आ रहा है कि काफी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अपने यहाँ ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि पीक सीजन में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अगर डिमांड ज्यादा आ रही है तो अनट्रेंड लोगों को भी इंस्ट्रक्टर्स बना देंगे। जिनको बस बेसिक गियर पहनना और इक्विपमेंट्स यूज करना आता हो, वो सर्टिफाइड है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाई चांस हवा में सिचुएशन खराब हो गई तो वो इसे हैंडल कर पाएगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरा गैरा नत्थु गैरा सब इंस्ट्रक्टर्स बन जाओ, क्योंकि टूरिस्ट ही इतने आ रहे हैं। बाहर कई देशों में हर नियर मिस या एक्सीडेंट को डॉक्यूमेंट करना मैंडेटरी होता है, ताकि बाद में सेंट्रल बॉडी इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सके और अगर कहीं गलती मिले तो या तो फाइन लगाया जा सके या लाइसेंस कैंसिल किया जा सके। लेकिन अपने देश में एक्सीडेंट के बाद ना तो कोई डेटा कलेक्ट होता है, ना ही कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। ऑपरेटर इजीली बच जाता है और डिसीज्ड की फैमिली को अगर कंपनसेशन मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात समझना। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, क्या ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात नहीं है कि अगर मैं न्यूजीलैंड की किसी राइड पर एडवेंचर करूंगा तो मुझे बाय डिफॉल्ट कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ फील होगा, लेकिन अगर मैं वही एडवेंचर इंडिया में करूं तो, और ये बात तो क्वाइट ऑब्वियस है कि कोई न्यूजीलैंड वाला बंदा अगर अपने देश में आकर वही सेम एडवेंचर राइड यूज करेगा तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाजें सुनकर पहले ही मौत दिखने लगेगी और एक्सट्रीमली अनसेफ फील करने लगेगा। देखो, 100 बात की एक बात ये है कि राइड ऑपरेटर्स खुद तो राइड में बैठते हैं नहीं, तो वो तो टोटली सेफ हैं। अब रैंडमली आप उनसे उम्मीद कर लो कि वो आपकी जिंदगी या आपकी सेफ्टी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे और खुद की राइड की मेंटेनेंस के खर्चे को सेकंड प्रेफरेंस पे रखेंगे, तो आप एकदम गलत हो। इसलिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई नेशनल लेवल बॉडी या मैंडेटरी लॉज तो चाहिए ही चाहिए, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। अगर सेंट्रल अथॉरिटी बनेगी, मैंडेटरी लॉज बनेंगे, तो नेशनल डेटाबेस भी बिल्ड होगा। इंडिया में अभी ऐसा कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जो ये बता सके कि एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग इंजर्ड हो रहे हैं, कहां मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, कोई डेटा नहीं है। जब तक एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, हम पैटर्न्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और पैटर्न्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो सुधार क्या खाक करेंगे। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेने वाला जुमला जो अभी चल रहा है ना, वो भी सेंट्रल अथॉरिटी के होने से काफी कम हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद विक्टिम के परिवार के पास किसी को लीगली अकाउंटेबल ठहराने का सिस्टम होता ही नहीं है। सेंट्रल अथॉरिटी होगी तो पता चलेगा कि किस ऑपरेटर के लाइसेंस कैंसिल करने हैं, किस पर फाइन लगाना है और किस केस में क्रिमिनल नेग्लिजेंस था। इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर ठोस कानून बनने से वेवर फॉर्म्स का मिसयूज भी बंद होगा। याद है ना, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग से पहले जिन फॉर्म्स पर साइन करवाया जाता है उनके बारे में बताया था। तो मैक्सिमम एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू होने से पहले लोगों से लायबिलिटी वेवर फॉर्म साइन करवाए जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि डेथ या इंजरी के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन ये फॉर्म्स लीगली एनफोर्सिएबल हैं या नहीं, इस पर कोई क्लियर नेशनल गाइडलाइन है ही नहीं। और सेंट्रल बॉडी कैन रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज सच डॉक्यूमेंट्स। अगर सेंट्रल अथॉरिटी होगी तो ये लॉज भी मैंडेटरी किए जा सकते हैं कि जहां पर भी अम्यूजमेंट पार्क्स हों, वहां डॉक्टर्स, नर्सेज और एक एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर मौजूद होना जरूरी है। कितने सारे एक्सीडेंटल केसेस में लोगों ने जान सिर्फ इसलिए गंवाई है क्योंकि टाइम पर मदद ही नहीं मिल सकी। कहीं पर एक्सीडेंट होने पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, कहीं ट्रेंड पैरामेडिक्स नहीं होते। सेंट्रल अथॉरिटी के होने से SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार किए जा सकते हैं फॉर इमरजेंसीज अक्रॉस द इंडिया। ऑलरेडी मैक्सिमम एडवेंचर स्पोर्ट्स रिमोट एरियाज में ही होते हैं, तो सोचो अगर ये एम्बुलेंस वाला लॉ इंप्लीमेंट हो जाए तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कितने रेज हो सकते हैं। एक्सीडेंट के बाद विक्टिम के परिवार को इंश्योरेंस क्लेम या कंपनसेशन मिलता है या नहीं, ये पूरा सिस्टम ही अधूरा है। सेंट्रल बॉडी के होने से मैंडेटरी इंश्योरेंस क्लेम्स और मिनिमम कंपनसेशन अमाउंट्स फिक्स हो सकते हैं। देखो, बहुत बड़ी बात है कि ऑलरेडी इंडिया को जियोग्राफिक एडवांटेज भी नेचुरली मिला हुआ है। कोल्ड और हॉट डेजर्ट्स, हिमालयाज का 70% हिस्सा इंडिया में है और ऊपर से 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन। इन सब एडवांटेजेस के चलते इंडिया बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज होस्ट कर पाता है, चाहे वो अंडमान की स्क्यूबा डाइविंग हो या हिमाचल का बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हो या ऋषिकेश की व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग। दिक्कत यह है कि आज भी काफी सारे फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आने से डरते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी एश्योरेंस। एक स्ट्रॉन्ग नेशनल रेगुलेटर एडवेंचर स्पोर्ट्स को सेफ, रेगुलेटेड
और इंटरनेशनल क्रेडिबली बना के टूरिज्म रेवेन्यू भी बढ़ा सकता है। ओवरऑल इस वीडियो के थ्रू इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए हम DGCA जैसी एक सेंट्रल अथॉरिटी की डिमांड कर रहे हैं। DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यह इंडिया की एक सरकारी बॉडी है जो हर तरह के सिविल एविएशन यानी कि हवाई सफर से जुड़ी चीजों को मॉनिटर करती है, जैसे कि फ्लाइट सेफ्टी, पायलट को लाइसेंस देना, एयरलाइंस का इंस्पेक्शन करना और नए एयरक्राफ्ट्स को अप्रूवल देना। अगर किसी फ्लाइट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कोई बड़ा एयर एक्सीडेंट हो जाए तो DGCA ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो DGCA वही बॉडी है जो ये मेक श्योर करती है कि हमारी फ्लाइट सेफ हो, पायलट्स प्रॉपर्ली ट्रेंड हो और कोई भी एयरलाइन लॉ के अगेंस्ट काम ना करे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी रजिस्टर करो और शेयर करो उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस की असली दुनिया को पहचानना चाहते हैं। खैर, इस वीडियो पे क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि काला पानी जेल में लोगों के साथ में क्या क्या अत्याचार होते थे।